Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 2 that is methods of inquiry in psychology के NCERT solutions हम करने जा रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए थे उन सभी टॉपिक्स का डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ में सभी सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो चैप्टर नंबर 2 हमारा बेसिकली किन चीज़ों को लेकर था कि किस तरह से जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है उनको स्टडी किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कैसे की जाती है। जैसे जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो हमने देखा व्हाट इज साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड और सोल, साथ ही साथ में मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर। तो इन सारी चीजों की स्टडी एग्जैक्टली होती कैसे है वो आपको चैप्टर 2 के अंदर बताया गया। तो आपको ढेर सारी मेथड्स और कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं रिसर्च को कंडक्ट करने में, डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, साथ ही साथ में कुछ एथिक्स या कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जो एज ए रिसर्चर हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये सारा सब कुछ बहुत डिटेल में चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके चैप्टर के एंड में आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। सो रेडी हो सभी? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक और पेन लेकर आना है और जो भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर होंगे उनको कैसे लिखना है, क्या पैटर्न होगा, क्या सारे पॉइंट्स आपको उसमें ऐड करने हैं, इन सारी चीजों पर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो वो आप क्या करोगे, वो आप करोगे अपनी नोटबुक में नोट्स, मतलब मेन पॉइंट्स जो होंगे वो आपको क्या करना है, नोट डाउन करने हैं। क्लियर है आगे ये भी समझ में? तो चलो अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। क्वेश्चन क्या है कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी होती है या इन शॉर्ट जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है तो उसमें जो हमारे रिसर्चर होते हैं या फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके क्या सारे गोल्स होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसको हम आंसर कर देंगे। आप जस्ट ये बताएंगे कि फॉलोइंग आर दी गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। देखो जनरली होता क्या है कि जो ये हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में हम उसको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर आंसर करते हैं, मतलब उस तरह से मान के हम उसको आंसर करते हैं कि सारी चीजें उसके अंदर जो है कवर अप हो जाएं। और एनसीईआरटी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है जिसमें आपका सारा चैप्टर कवर अप हो जाता है, तो जनरली आपको उसी तरह से उसको आंसर करना है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि साइंटिफिक इंक्वायरी के गोल्स क्या होते हैं, तो आप चाहो तो शॉर्ट में एक बिल्कुल शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में ये एक चीज लिख सकते हो कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर, ऐसे करके। और फिर उसके बाद में आप मतलब एक जस्ट एक डेफिनेशन होगी तो वो क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है आंसर देखने में कि हाँ आपने एक स्टार्टिंग लाइन जो है उसके अंदर लिखी हुई है। अगर लिखते हो तो अच्छा है, नहीं भी लिखते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। सो दैट्स ऑल ओके। ओके देन नेक्स्ट होगा कि साइंटिफिक इंक्वायरी के क्या सारे गोल्स होते हैं। तो आपने ये एक लाइन लिखना जरूर, मतलब ये चीज जरूरी है। भले डेफिनेशन लिखो या ना लिखो वो तो बात की चीज है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछा नहीं था, डायरेक्ट जो चीज पूछी हम उसी को आंसर कर रहे हैं। बट जब भी आप ऐसी चीजों को लिखते हो जहां पर आप पॉइंट में किसी चीज को बता रहे हो, फॉलोइंग लाइंस में बता रहे हो, तो उसमें ये एक लाइन जरूर ऐड करो कि फॉलोइंग आर दी गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, या जो भी आप लिख रहे हो। अब जैसे यहाँ पर हम साइंटिफिक इंक्वायरी के गोल्स बता रहे हैं तो आपकी ये लाइन लिखना मैंडेटरी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो द गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी आर एज फॉलोज, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉलोइंग आर दी गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। क्लियर है? आइए समझ में। अब एक एक करके क्या गोल्स होते हैं उसकी हम बात करें। तो देखो जनरली 5 गोल्स होते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के। अब एक एक करके हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लाइक डिस्क्रिप्शन है, प्रिडिक्शन है, कंट्रोल है, देन इसके बाद में आपके और क्या चीजें आती हैं, एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से जनरली 5 गोल्स होते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के, जिसको आप यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। इसके साथ में आप क्या एक और चीज कर सकते हो, देखो यहाँ पर जस्ट आपने अपने आंसर में एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी है और आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो आपने जस्ट ऐसे एक जो है चार्ट बनाना है और इस चार्ट को मेरे साथ में आप बना लेना। ठीक है, यहां पर आपने लिखना है गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक रिसर्च। ओके, ये लिखा आपने और फिर ये ऐसे एक सर्कल बनाया। ठीक है,
अब इसके बाद में जो भी सारे गोल्स होते हैं, 5 गोल्स होते हैं हमने देखा, तो आपने ये एक ऐसे एरो बनाया यहाँ पे, 2, 3, 4 एंड 5। ये कलर्स जस्ट मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके मतलब आपको इस चीज के लिए परमिशन है कि आप भी डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो तो कर लेना, वरना जनरली ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज किया जाता है ना, या कहीं कहीं पर तो सिर्फ एक ही पेन यूज किया जाता है, तो उससे बना लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने लिखा डिस्क्रिप्शन, देन प्रिडिक्शन, देन explanation, control and application। अब ये आपको मैंने ऐसे एक चार्ट बना के दिखा दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ साइंटिफिक रिसर्च के जो गोल्स होते हैं वो ये 5 गोल्स होते हैं। अब अगर आप ये सेम चार्ट को अपने आंसर में बना दो तो जब आपकी टीचर आपके आंसर को चेक करेंगी तो उनको दिख जाएगा ना कि हाँ इस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आता था, पहले ही दिख जाता है। वो एक जो मतलब अफेक्ट होता है ना, एक जो मतलब बोलते हैं ना प्रभाव जो पड़ता है आपकी टीचर के ऊपर, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है कि हाँ ये देखो स्टूडेंट ने इस तरीके से बनाया है, तो पहली चीज तो ये दिख बहुत अच्छा रहा है, और दूसरी चीज ये ऐसे दिखा रहा है कि हाँ स्टूडेंट को सारी चीजें आती थी। अब इसके बाद में आप इन पॉइंट्स को एक एक करके नीचे जो है अपने पेज में उसको एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दो? एक्सप्लेन कर दो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? आए ये भी समझ में? तो ये एक चार्ट जो है इसको आप अपने मतलब या तो कॉपी में बना लीजिए या ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है। क्लियर है? तो देखो अब सबसे पहले हम बात करें डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी साइंटिफिक इंक्वायरी आप कर रहे हो उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप दो। उसके बारे में आप बताओ कि आप ये चीज कर रहे हो, या किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब करना या किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करना जिसके साथ आप डील करने वाले हो। लाइक the description requires recording of a particular behavior which helps in its proper understanding। आप जो भी साइंटिफिक इंक्वायरी करना चाह रहे हो तो उसमें जो भी फिनोमेना है, जो भी फिनोमेना जिस भी चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी बिहेवियर है, जो भी सारी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको करना चाहिए, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन देने से क्या होता है कि टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमको हो जाती है। तो जब भी आप साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे हो तो आपका एक गोल होना चाहिए, रिसर्चर का एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सबसे पहली चीज तो जो भी टॉपिक मेरे पास में है, जो भी प्रॉब्लम मेरे पास में है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना। अगर मैं किसी बिहेवियर को स्टडी कर रही हूं तो वो बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मुझे देना होगा ताकि मैं उसको अच्छे से समझ पाऊं। क्लियर है? सेकंड क्या होता है? प्रिडिक्शन होता है। तो प्रिडिक्शन मतलब ये कि पर्टिकुलर बिहेवियर इन रिलेशनशिप्स टू अदर बिहेवियर्स और इवेंट्स एम्स एट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। मतलब जब भी आप साइंटिफिक इंक्वायरी करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को समझना चाहते हो और वो चीज दूसरे इवेंट्स या दूसरे बिहेवियर से रिलेटेड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन इज वेरी हैप्पी, तो उसके हैप्पी होने और वो हैप्पीली रिएक्ट भी कर रहा है, तो उस रिएक्ट करने के पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा ही, या किसी और पर्सन का बिहेवियर होगा। मे बी समवन उसके साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो मे बी ही इज रिएक्टिंग हैप्पीली। ओके, तो ये चीजों को थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को आप समझ रहे हो, साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे हो, तो उसकी रिलेशनशिप दूसरी चीजों के साथ में होती है। सो इट ट्राइज टू प्रिडिक्ट देयर ऑकरेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस विद अ मार्जिन ऑफ एरर। सो प्रिडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्संस ऑब्जर्व्ड। तो कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या सारे रीजंस हैं या क्यों वो हो रहा है, उसको प्रिडिक्ट करना, उसका एक जो है मतलब अंदाजा लगाना, इस तरीके से हम कहें तो वो प्रिडिक्शन करना भी किसका काम होता है? साइंटिफिक इंक्वायरी में रिसर्चर का या जो भी आपका साइकोलॉजिस्ट है उसका काम होता है। और इस प्रिडिक्शन को करने से जो है मतलब थोड़ा सा हमारी रिसर्च में हमको और ज्यादा हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किन चीजों का? कॉजल फैक्टर्स का ना। व्हाट आर दीज कॉजल फैक्टर्स? अगर कोई भी बिहेवियर हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज इन स्ट्रेस, तो उसके स्ट्रेसफुल होने के पीछे कोई रीजन है, उस रीजन को एक्सप्लेन करना, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन। तो जो भी यहाँ पर रिसर्चर होगा उसका काम क्या है कि कॉजल फैक्टर्स या उन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर का पता लगाना जिसकी वजह से कोई बिहेवियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट इज एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है, कंट्रोलिंग बिहेवियर बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स एंटीसीडेंट कंडीशंस, लाइक द कंट्रोल रिफर्स टू मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूस इट एंड एनहेंस इट। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि कोई भी बिहेवियर हो रहा है या होने वाला है तो उसको रिड्यूस करना, उसको एनहांस करना या उसको हैपन करना, दैट इज कंट्रोल। कभी कभी जैसे इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह पढ़े हुए थे कि जहां पर आप बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, बीइंग एबल टू एक्सप्लेन बिहेवियर आल्सो लीड्स टू कंट्रोल इन बिहेवियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेस का एक एग्जाम्पल लिया कि इफ समवन इज इन स्ट्रेस, तो उसके स्ट्रेस में होने का कोई रीजन है, कोई कॉजल फैक्टर्स है जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है उस एक चीज को भी हमको देखना होगा, उस एक चीज को भी हमको बताना होगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। अब आपने किसी बिहेवियर को, ठीक है, आपने किसी बिहेवियर को समझा, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, उससे रिलेटेड चीजों को प्रिडिक्ट किया, एक्सप्लेन किया, कंट्रोल करना सीखा। इतनी चीजों के थ्रू जो नॉलेज आपको गेन हुआ उस नॉलेज को आपने अप्लाई कर दिया, दैट इज एप्लीकेशन। तो अब आप बताओगे कि एप्लीकेशन जो है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का दैट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डिप्रेशन का, ओके, समवन इज इन डिप्रेशन। अब या फिर आप डिप्रेशन के ऊपर किसी तरह की कोई रिसर्च करने वाले हो तो आपका एम, आपका गोल क्या होगा कि सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन क्या है उसको, तो सॉरी, डिप्रेशन क्या है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। सेकेंडली, डिप्रेशन क्यों होता है, क्या कारण वगैरह होते हैं या किन चीजों की वजह से जो है मतलब ये सारी चीजें होती हैं, तो उससे रिलेटेड एक प्रिडिक्शन बनाना कि ऐसा होता होगा। देन उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, उसके डिप्रेशन होने के क्या कारण है उसको एक्सप्लेन करना, डिप्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं उसको कंट्रोल करना। और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद में जो भी नॉलेज हमको गेन होगा उसको हम अप्लाई करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जो डिप्रेशन में हैं। सो ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी के गोल्स होते हैं या साइंटिफिक रिसर्च में जो रिसर्चर होता है उसके गोल्स होते हैं कि जब भी आप इंक्वायरी करने जा रहे हो तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब देखो मीनिंग तो वो क्या थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते आ ही जाता है कि आपको मीनिंग भी बता दें सारी चीजों का, बट स्टिल आपको पॉइंट्स क्या ध्यान, मतलब कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है वो चीज ध्यान में रखो। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर कि चीजों को हाईलाइट किया गया है ना, जो भी सारे पॉइंट्स लाइक डिस्क्रिप्शन है, प्रेडिक्शन है, तो उसको भी हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ पर तो हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने नोटबुक पर आंसर को लिखते हो या जब आप क्वेश्चन पेपर में आंसर को लिखते हो तो जनरली क्या करो, जैसे एक चार्ट बताया है वैसे एक चार्ट बताओ, फिर उसके बाद में बताओ कि इनका एक्सप्लेनेशन एज फॉलोज है, फिर आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, आपने डिस्क्रिप्शन लिखा या एक्सप्लेनेशन लिखा। अब अगर आपने ब्लू पेन से लिखा है तो आप उसको, मतलब अगर आपके स्कूल में एक ही कलर का पेन अलाउड है तो आप उसको ऐसे बॉक्स बना सकते हो। अगर आप दो कलर यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हो, तो आप इस एक चीज को ब्लैक से लिखो और ये वाली चीज को जो है आप ब्लू से लिखो। तो ये जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर में हाईलाइट्स हमको करने चाहिए। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन हम लिख रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दो सॉरी, ठीक है, आप उसमें किसी तरह का कोई बॉक्स बना दो। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आपको लगती है कि ये मेरे आंसर में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो टीचर को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। वो आपके आंसर को भी इफेक्टिव बनाता है और साथ ही साथ में आपने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह उसके अंदर इंक्लूड किए हैं, प्रेजेंटेशन जो है ओवरऑल आपके आंसर का वो अच्छा हो जाता है। तो सिर्फ ये मत सोचना कि क्वेश्चन को याद कर लिया और जाके कॉपी में लिख दूंगा या लिख दूंगी, दैट्स इट। आपके आंसर का प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इंक्वायरी। जब आप कोई साइंटिफिक इंक्वायरी करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब स्टेप्स तो बताओगे कि द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग अ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ये तो करोगे ही, बट इससे पहले अगेन क्या कर लो, एक चार्ट बना लो। ठीक है, अब देखो कैसे, इसको कैसे बनाना है। ये वाला आई होप सो आपका हो गया होगा। तो अब देखो यहां पर आपने लिखा स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। ये सब मेरे साथ में नोट करते हुए चलना आप लोग, ठीक है। स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी, ये लिखा मैंने और ये मैंने ऐसे यहां पर एक बॉक्स बना दिया। क्या किया, एक बॉक्स मैंने बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप कौन सी होती है, देखो। अब देखो आप इसको दो चार तरीके से लिख सकते हो। एक, या तो आप यहाँ जो 4 स्टेप्स होती हैं उनको लिख दो और एरो बना दो। एक और चीज आप क्या कर सकते हो, देखो बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा
फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट लिखना है आपको, फर्स्ट conceptualizing a problem, conceptualizing a problem, यानी सबसे पहले जब आप रिसर्च करने के लिए जाओगे तो आपके पास में एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक या कोई भी एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है। सेकंड स्टेप क्या होती है? सेकंड स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा। उससे रिलेटेड डेटा जो भी होगा उसको आप कलेक्ट करने वाले हो। आप उसमें कौन सी मेथड्स यूज करोगे, कौन से टूल्स यूज करोगे, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये सारी चीजें। थर्ड स्टेप कौन सी होती है? ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, जहां पर आप अपने डेटा को एनालाइज करते हो और कंक्लूजन बनाते हो। लास्ट स्टेप होती है, दैट इज फोर्थ स्टेप, रिवाइजिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, रिवाइजिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। ये होती हैं आपकी 4 स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। अब आप इसमें ऐसे एरो बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एरो बना सकते हो कि ऐसे करके जो है 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं साइंटिफिक रिसर्च को या साइंटिफिक इंक्वायरी को कंडक्ट करने में। अब ये एक चार्ट आप बना सकते हो, ये एक तरीका है। अब एक और दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे आपने लिखा स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च और उसके बाद में आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी और आपने ऐसे लिखा फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये और फोर्थ स्टेप ये। ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद में कोई और तरीके से बनाना है तो वैसे भी बना सकते हो, बट जनरली क्या करो कि ऐसे एक चार्ट वगैरह को बना के रखो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगेन वही सारी चीजें कि आपके टीचर को जो है हाईलाइट, मतलब वो चीज हाईलाइट हो रही है ना, तो उनको जल्दी दिख जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट को सारी स्टेप्स पता थी। फिर उसके बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करो। अच्छा देखो, इसमें एक और चीज बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मतलब जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, हम एग्जाम हॉल में होते हैं, तो जनरली कुछ बच्चों के साथ में ये चीज हो जाती है। मतलब मेरे साथ भी ये चीज होती थी जब मैं अपने स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में हुआ करती थी। तो होता क्या था कि किसी एक या दो आंसर को हम बहुत ज्यादा लिखने बैठ जाते थे। हम जो है बहुत ज्यादा उस आंसर को लिखते थे और लास्ट तक आते आते हमारे पास में टाइम नहीं बचता था। तो जो लास्ट वाला आंसर होता था उसको हम उतना अच्छे से नहीं लिख पाते थे। ये चीज होती थी। मतलब अब ये मत बोलना कि टीचर ऐसा करती थी। मैंने फिर धीरे धीरे उस चीज को सीखा कि हमको टाइम को मैनेज करना है ना। अब मेरी बात छोड़ दो, अब अपनी बात करते हैं। तो बहुत बार ये चीज हो जाती है कि लास्ट तक आ गए और शायद कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, बट स्टिल एक या दो क्वेश्चन जो है छूट गए थे, बट टाइम बहुत कम बचा है। तो अभी क्या किया जाए? तो इसमें देखो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप उसमें लिखने बैठोगे तो आपके पास में उतना टाइम नहीं बचेगा। तो वहां पर ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क में क्या करना चाहिए? चार्ट्स बना लो, टेबल बना दो और इन सारी चीजों के थ्रू या जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसको जस्ट लिख दो। तो उसके थ्रू क्या होता है कि एटलीस्ट आपको आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 5 2 नंबर तो मिलेंगे ही, है ना। 2 या 3 4 नंबर इतने तो मिलेंगे कि हाँ यार इसको पता था, भले ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टूडेंट, बट इसको वो चीज पता थी। तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करो इन चीजों की कि आप कैसे चार्ट्स वगैरह जो है बना सकते हो, कैसे जो है फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? ये आ गया यहाँ पर समझ में। तो इसलिए मैं अभी से आपको ये चीज की प्रैक्टिस डलवा रही हूँ कि आपको चार्ट्स वगैरह जो है बनानी है। ओके, अब इस तरह से बना लिया। अब देखो इसमें एक और चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जब भी हम साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं तो सबसे पहले हमारी स्टेप होती है कि एक प्रॉब्लम को हम कंसेप्चुअलाइज करके रखें। यानी कि हम किस एक चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, उस एक टॉपिक को हमारा फाइनलाइज होना चाहिए। और इसी के बाद में हम एक हाइपोथेसिस बिल्डअप भी करते हैं। याद है हाइपोथेसिस हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर के अंदर। तो हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं। अब यहां पर आपने ब्रैकेट में लिखा हाइपोथेसिस। क्या लिखा? हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से लिखा। तो ये एक चीज क्या बता रही है कि आप एक प्रॉब्लम को तो चूज करोगे ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक लिया कि जो बच्चे होते हैं मतलब जो 10 से 16 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। हाइपोथेसिस आपने ये बनाया कि बच्चे ज्यादातर टीवी पर जो है वायलेंस जैसी चीजों को या ऐसे एपिसोड्स को देखते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर एंगर इश्यूज और उनके अंदर भी जो है मतलब ऐसी अग्रेसिव चीजें आने लग जाती हैं। ये एक आपने जस्ट हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन किया। अब आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च करोगे। तो हाइपोथेसिस जस्ट क्या होता है? एक टेंटेटिव आंसर होता है। सेकंड, कलेक्शन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, मतलब मैंने थोड़ा ऐसे रफ लिख दिया है बट अच्छे से लिखते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ
डेटा। अब जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसमें क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें 4 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले उसमें होता है कि आप डेटा किससे कलेक्ट करोगे, दैट मीन्स योर पार्टिसिपेंट्स। आप डेटा को कलेक्ट करने में कौन कौन सी मेथड्स को यूज करोगे, क्या टूल्स यूज करोगे, और साथ ही साथ में किस प्रोसेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, तो उस एक चीज को भी यहाँ पर जो है शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, उस एक चीज को भी क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ, इस स्टूडेंट को तो सारे सब कुछ आता था। ठीक है, फिर थर्ड पर आ गए ड्राइंग कंक्लूजन। तो जब हम कंक्लूजन्स को बनाते हैं तो हम हमारा जो डेटा होता है उसको एनालाइज भी करते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। क्लियर है, जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तभी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और ये स्टेप तब होती है अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स प्रूव हो जाता है, तब हम रिवाइज करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के। अदरवाइज ये 3 स्टेप्स में हमारा जो है साइंटिफिक इंक्वायरी कंप्लीट होती है, एंड देन ये वाली स्टेप्स आती हैं। क्लियर है, आइए भी समझ में। अब ले लो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट, मैं जो थोड़ा जो है साइड हो जाती हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है मैं ये कहूंगी कि नोट डाउन करो। नोट करने से चीजें याद होती हैं, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एग्जैक्टली ये चीज काम करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 70 to 80% स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज काम करती है कि जो चीज याद नहीं हो रही है उसको लिख लो, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से जो है आप इसका एक पूरा चार्ट ऐसे बना सकते हो कि साइंटिफिक इंक्वायरी को कंडक्ट करने में कौन कौन से जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर है, आइए समझ में। अब ये स्टेप्स में क्या होता है वो हम आंसर में लिखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम, तो मतलब आपको एक टॉपिक ढूंढना है। अब आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते, जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक ले लिया कि जो है एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, आपने ये प्रॉब्लम ले ली। अब आप इस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करो, सालों लग जाएगा आपको पूरे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करने में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपने कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले लिया, मान लो आपने तमिलनाडु ले लिया, मान लो, ठीक है। अब आपने तमिलनाडु ले लिया कि तमिलनाडु में जो है अनएम्प्लॉयमेंट मुझे, या आप पूरा डेटा देखो, डेटा शीट देखो कि कहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने कोई भी एक एरिया ऑफ रिसर्च ले लिया और फिर आप उसके ऊपर स्टडी करते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बहुत वास्ट टॉपिक्स ले लोगे तो आप बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के साथ में जो है रिसर्च नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या एक चीज जरूरी है कि हमको प्रॉब्लम को नैरो डाउन करना होता है। हम छोटे से छोटा एरिया लेते हैं और फिर उसके ऊपर डिटेल में रिसर्च करते हैं। तो दैट इज कि सबसे पहली चीज तो आपको प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज करना है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आपको देखना है, और इसमें आप पास्ट कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी हैं, साथ ही साथ में पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, इन सारी चीज़ों को भी जो है मतलब इन सारी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में दिस इज फर्दर फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग अ हाइपोथेसिस और टेंटेटिव आंसर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और इसी के साथ में हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, यानी कि एक टेंटेटिव आंसर कि जो हमने प्रॉब्लम ली है या जो हमने टॉपिक लिया है, शायद इसका आंसर हमको ये मिलेगा, और फिर उसी के बेसिस पर हम जो है अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, आइए समझ में। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस बिल्डिंग या हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन या टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अब आपको ऐसे टाइप में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए, तो इसका एक एग्जांपल लिख दो कि लाइक फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम इज कि किस तरह से जो है मतलब जो 10 से 16 साल के बच्चे हैं, मतलब वो एग्जाम्पल अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, इसलिए बार बार वही बता देती हूँ कि जो बच्चे हैं, या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके साइकोलॉजी के अंदर नहीं आएगा, है ना, तो आप वही वाला एग्जाम्पल लो कि 10 से 16 साल के जो बच्चे हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम थी, और आपका टेंटेटिव सोल्यूशन ये था कि ज़्यादातर टीवी पर वायलेंस और ज़्यादातर जो है मार धाड़ वाली चीज़ें देखने के लिए, मतलब ऐसे मत लिखना, अपने लैंग्वेज में उसको फ्रेम करके लिखना कि ज्यादातर ऐसी चीजें देखने की वजह से बच्चों के अंदर एग्रेसिवनेस जो है आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जो है मतलब चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। क्लियर है, अब इसके बेसिस पर फिर रिसर्च होगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, आप अपने अकॉर्डिंग और अच्छा एग्जांपल बना सकते हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा एग्जांपल ले लो, है ना, तो वो एक एग्जांपल उसके साथ में लिख देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्शन क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी, मतलब जो भी आप रिसर्च करोगे कैसे करोगे, कौन कौन पार्टिसिपेंट होने वाले हैं, कैसे डेटा को कलेक्ट करोगे, कौन सी मेथड यूज करोगे, कौन से टूल्स को यूज करोगे, प्रोसीजर क्या होगा पूरे आपके डेटा कलेक्शन का, वो सारी चीजें आप कलेक्टिंग डेटा के अंदर बताते हो। ये भी आ गया समझ में।
अब नेक्स्ट है आपका ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन ये होता है कि जब आपने ये डेटा पूरा कलेक्ट कर लिया, अब आप इस डेटा को एनालाइज करोगे। एनालाइज करोगे कि जो भी मेरे पास में डेटा आया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिली, क्योंकि एक बार जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तब हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, लेकिन जब पूरा सारा काम हमारा हो जाता है तब हम आराम से बैठते हैं और फिर उसके बाद में डेटा को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें उसके अंदर थी, क्या चीज़ें नहीं थी, और फिर ऐसे करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट स्टेप में मतलब ड्राइंग कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के थ्रू, फिर पाई चार्ट के थ्रू, ग्राफ, डायग्राम, ये सारी चीज़ें बना के, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हम जो रिसर्च कर रहे थे तो उसमें जब हमने डेटा को एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि ये एज ग्रुप है, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, इतने ही साल के बच्चों के ऊपर हम जो है रिसर्च कर रहे थे। और यहाँ पर नंबर्स हैं, ठीक है, 5, 10, 15, 20। तो हमने देखा कि जो 10 से 11 साल के बच्चे हैं उनके अंदर एंगर इश्यूज मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 11 से लेके जो आपके 14 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एंगर इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं, और फिर जो 14 से लेके 16 तक हैं उनके अंदर ना के बराबर हैं, ठीक है। तो ये एक जस्ट सपोज कि हमको जो डेटा मिला था उसको हमने इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, और फिर ऐसे करके हम पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं और फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि स्पेशली जो बच्चे मतलब टीनेज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जब उनकी वो एज आने लग जाती है तो फिर जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं मतलब उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो ये एक जस्ट सपोज एक कंक्लूजन पर हम पहुंचने लगे, और इसमें हो सकता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत प्रूफ हो जाए, या हो सकता है हमारा हाइपोथेसिस सही भी प्रूफ हो जाए। तो वो हमको पता चलेगा इस लास्ट स्टेप में, दैट इज रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, जहां पर हम क्या कहते हैं कि जो भी हाइपोथेसिस हमने फ्रेम किया था वो सही है या नहीं है, उस एक चीज को देखते हैं। अगर सही है तो आपकी रिसर्च कंप्लीट है, अगर आपका हाइपोथेसिस गलत है तो आप थोड़ा सा और रिसर्च को एनालाइज करने लग जाते हो। तो ये 4 स्टेप्स होती है रिसर्च कंडक्ट करने की। साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो इस तरह से कंडक्ट की जाती है, ये मैंने आपको पूरा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। अब आया समझ में कि क्यों हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो कितना ज्यादा इजी हो गया ना चीजों को समझना। अब जस्ट सपोज कभी आपको स्टेप्स ऑफ जो है रिसर्च याद करनी है, याद नहीं आ रही है, तो जस्ट आप कॉपी का पेज पलटोगे और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि अच्छा हाँ ये सारी स्टेप्स होती थी और सारा कुछ रिकॉल हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल एंड बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है चीजों को ध्यान में रखने का। क्लियर है आगे ये भी समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। साइकोलॉजी में जो डेटा होता है वो किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या होता है, इस एक चीज को एक्सप्लेन करना है। सो द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डेटा relate to the individual's covert or overt behavior, their subjective experiences and mental processes। अब ये जस्ट एक हमने इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी। ये हमने क्या लिख दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया कि डेटा जनरली होता क्या है। अभी तक जो चीजें आ रही थी उसमें हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जैसे आपने बताया कि जो भी सारी इंफॉर्मेशन जिसे हम डेटा भी कहते हैं वो इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके मेंटल प्रोसेसेस, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही हम ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम साइकोलॉजी में या साइकोलॉजिकल डेटा कहते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई। फिर आपने बताया कि द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कौन कौन से पॉइंट्स के थ्रू हम जो है साइकोलॉजिकल डेटा को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि द साइकोलॉजिकल डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। जो भी साइकोलॉजी में डेटा होता है हमारे पास में वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन का कोई भी बिहेवियर हो या उसका कोई भी एक्सपीरियंस हो या उसका किसी भी तरह का मेंटल प्रोसेस हो, हर एक चीज किसी दूसरी चीज से रिलेटेड होती है। मे बी उसके फिजिकल, उसके सोशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड होती होगी। तो इसीलिए अगर आप ये बोलो कि जो भी डेटा आपके पास में है वो इंडिपेंडेंट है, उससे और कोई चीज रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल डेटा हमेशा फिजिकल या सोशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड होता है। मतलब उसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसका अपना बिहेवियर, उसका अपने जो भी उसके आसपास में लोग हैं उनके बिहेवियर, उन सारी चीज़ों से हमेशा इन्फ्लुएंस ही रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप में हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली किसी काम को कर रहे हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा। तो मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारी सराउंडिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे स्टिमुलस से, हमारे फिजिकल सोशल कंटेक्स्ट से अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए जो साइकोलॉजिकल डेटा है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। सबसे पहली चीज ये। सेकंड,
द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ डेटा इज अफेक्टेड बाय द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट करते हो, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो वो भी नेचर ऑफ डेटा को अफेक्ट करती है, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करके किसी तरह का डेटा कलेक्ट करते हो, तो शायद इंडिविजुअल आपको जो आंसर देगा वो उसके उस आंसर से अलग होगा जब आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आप किसी तरह का कोई इंटरव्यू ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन के डेली लाइफ में क्या क्या सारी चीजें होती हैं उसको लेके आप उससे बात कर रहे हो, तो जब वो आपको बताएगा तो शायद जो उसके आंसर्स होंगे वो अलग होंगे। कौन सी चीजों से? जब आप उसकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करके चीजों को देखते हो तो आप किस तरह से डेटा को कलेक्ट करोगे, कौन सी मेथड यूज करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्वालिटी ऑफ डेटा के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च के अंदर क्या है? डेटा। डेटा अगर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा ही आपकी जो है रिसर्च होने वाली है, तो डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ डेटा भी जो है वो मैटर करती है। नेक्स्ट है आपका डेटा आर फैक्ट्स विदाउट एनी मीनिंग। डेटा कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो खुद से बोलना स्टार्ट कर देगा, या डेटा जो है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसको मीनिंग देने वाला कौन होता है? रिसर्चर। रिसर्चर इन्फ्रेंसेस बनाता है और फिर उसके बाद में वो डेटा को मीनिंग प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उसको प्लेस करने के बाद में। सो डेटा जस्ट फैक्ट्स होते हैं बिना किसी मीनिंग के, वो किसी रियलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि उसको रियल बनाने वाला रिसर्चर होता है। तो ये थे आपके नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा की सबसे पहली चीज। तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरी चीजों से रिलेटेड होता है। कैसा डेटा कलेक्ट करोगे उसकी क्वालिटी मैटर करती है, और साथ ही साथ में डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, उसको मीनिंग प्रोवाइड करने वाला रिसर्चर होता है। तो ये सारे ही जो भी क्वेश्चंस है और आंसर्स है बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इजी आंसर्स है। ऐसा कुछ भी अलग से इसमें नहीं पूछा है आपसे, जस्ट आपको पॉइंट्स देखने हैं कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। अब जैसे हम चैप्टर में पढ़ते हैं तब तो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है कि हाँ ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। बट जब आंसर लिखते हैं तो उन्हीं सारी चीजों को कम वर्ड्स में हमको यहाँ पर लिखना होता है, तो वो एक चीज आप यहाँ से सीख सकते हो। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स डिफर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। देखो, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, सबसे पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का ये है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब आपको एक एग्जाम्पल को यूज करते हुए यहाँ पर बताना है कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? अब आपने एक चीज पढ़ी, आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी पढ़ा, आपने कंट्रोल ग्रुप भी पढ़ा है, और आपको इन दोनों का डिफरेंस बताने को सबसे पहले कहा है, बट उससे भी पहले आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का मीनिंग बताओगे। ठीक है, अब आपने बताया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, दे आर एक्सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन, वेयर इज जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो एक कंपैरिजन ग्रुप होता है, दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेक्ट दैट द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट। ये एक चीज आपने स्टार्ट करी। अब यहाँ से मीनिंग डिफरेंस दोनों चीजों की। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब वो जिसमें आप किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी तरह से कोई इनपुट दे रहे हो। कंट्रोल ग्रुप जहां पर किसी तरह से कोई इनपुट नहीं दिया जा रहा है, बट दैट इज सेम एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये मीनिंग है। ठीक है, इस मीनिंग को ध्यान में रखना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, ऐसा ग्रुप जिसमें आप किसी तरह का इनपुट दे रहे हो। ऐसे इसको लिख लो, मतलब ये चीज एग्जाम में मत लिखना, ये तो मैंने एग्जाम में लिखने के लिए बोला है, लेकिन अब जो बता रही हूँ वो एग्जाम में मत लिखना, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक है हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक है हमारे पास में कंट्रोल ग्रुप। दोनों के बीच का जो एक बेसिक डिफरेंस या नाम से जो सजेस्ट कर रहा है हमको, वो ये एक चीज है कि पहली चीज तो दोनों सेम होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें आप किसी तरह का इनपुट, किसी तरह का चेंज कर रहे हो, किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल ग्रुप जिसमें आप किसी तरह का इनपुट, किसी तरह का चेंज, किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में याद रखना। अब इसके बाद में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल दिया है बाय लेटिन एंड डार्ले। ये दोनों एक स्टडी कंडक्ट करते हैं। उस स्टडी में क्या होता है, मैं जस्ट एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप यहाँ पर पॉइंट्स देखते रहना कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक जो मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, तो ये तो बिल्कुल लिखना ही लिखना है कि दोनों क्या होते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहां पर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन किया जाता है, लेकिन कंट्रोल ग्रुप जहां पर जो है मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट होता है। आपको पता है कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो यहां पे वेरिएबल एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें आप किसी तरह का चेंज कर रहे होते हो और उस चेंज को करने से हमको अफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जहां पर आप कोई चेंज कर रहे हो, चेंज या मैनिपुलेशन लिख लो, मैनिपुलेशन लिख लो, ठीक है, चेंज मैनिपुलेशन, किसी भी तरह की कोई भी इनपुट आपने दिया हुआ है। लेकिन डिपेंडेंट ग्रुप यहाँ पर किसी तरह का कोई भी चेंज या कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। सो ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि इनपुट चेंज किसी तरह का मैनिपुलेशन हम कर रहे होते हैं। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जहां पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता। अब इस एक चीज को पूरा सम अप करते हैं। देखो ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उन्हें ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अभी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और हो सकता है चैप्टर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो उनको भी यहाँ पर टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना सारी चीजों को। और उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जनरली एक जो है मतलब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है बाय लेटन एंड डार्ले। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है। तो वो दोनों एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेसिकली उनका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इस चीज़ पर बेस्ड होता है कि जब हम लोगों के साथ में होते हैं या जब हम अकेले होते हैं तो हम कितना ज़्यादा चीज़ों को लेके रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा चीज़ों को लेके रिएक्ट करते हैं। ये एक बेसिक उनके मतलब एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक उनका जो होता है वो ये होता है। तो वो ये बोलते हैं कि हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उनसे जो है मतलब बोलते हैं कि हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें जस्ट आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको आना है और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको उस क्वेश्चन को फिल करना है और आप जो है वापस जा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक लैब जो है बनाया जाता है, ये एक पूरा लैब है लेटन एंड डार्ले का। इस लैब के अंदर 3 रूम्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 रूम्स होते हैं। और ये कहा जाता है कि मतलब स्टूडेंट जो होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, उनको ये कहा जाता है कि आपको एक एक करके इन रूम्स के अंदर जाना है और उसमें अंदर आपको एक क्वेश्चनायर मिलेगा, आपको उस क्वेश्चनायर को जो है जस्ट फिलअप करना है और आप वापस बाहर आ सकते हो, फिर दूसरा पर्सन जाएगा। तो एक एक करके ऐसे जो है बच्चों को रूम्स में भेजा जाता है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भेजा जाता है। और ये जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ये ध्यान से सुनना, क्योंकि आप देखो आपको क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल बता रही हूँ जो इसमें लिखना है। तो उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, सुन लो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आपको जो है एक एक करके रूम्स के अंदर जाना है और जस्ट क्वेश्चन पेपर को भर के बाहर आ जाना है, क्वेश्चनायर को भर के। तो क्या होता है कि मतलब जो रिसर्चर हैं वो कौन है? लेटन एंड डार्ले। ओके, ये दोनों रिसर्चर हैं। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं तो एक एक करके जाते हैं। यहाँ इस रूम के अंदर जो बच्चे जाते हैं वहाँ जस्ट एक चेयर होती है, उन्हें वहाँ पर बैठना होता है, क्वेश्चनायर होता है, उसको फिलअप करना है और बाहर आना है। सेकेंड रूम में जो स्टूडेंट जाते हैं उन्हें यहाँ पर 2 और लोग ऑलरेडी बैठे हुए मिलते हैं, ठीक है। जो सेकंड रूम में जाते हैं वहां पर 2 और लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं और आपको जस्ट जाना है और बैठना है और क्वेश्चनायर फिल करना है और बाहर आ जाना है। थर्ड रूम में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं तो अगेन यहाँ पर भी उनको जो है 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए मिलते हैं और जस्ट उन्हें भी यहाँ पर बैठना है और क्वेश्चनायर फिलअप करना है। बस डिफरेंस ये है कि ये जो सी रूम है इसमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपको किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है, आपको जो है किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है। और फिर होता ही है, मतलब जब ये स्टूडेंट जाते हैं तो ये बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता ये बता देते कि अरे उस वाले रूम में तो कोई था या इस वाले रूम में कोई था, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट जाते हैं स्टूडेंट्स और बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं और वो फिलअप करते हैं फॉर्म को, तो धीरे धीरे करके रूम्स में स्मोक भरना स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो जो रिसर्चर होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, स्मोक्स फिलअप करते हैं रूम्स के अंदर। तो मेन जो उनका टारगेट, मेन जो उनका कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमको देखना है कि कितने ज्यादा स्टूडेंट जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये देखा गया कि जिस रूम में मतलब जो भी स्टूडेंट जा रहा था और वो अकेला बैठा हुआ था, जब उसने देखा कि रूम जो है मतलब उसमें स्मोक आता जा रहा है, तो यहाँ से हमको करीब 75% स्टूडेंट्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि रूम के अंदर जो है स्मोक फिल हो रही है।
सेकेंड रूम जहां पर 2 और लोग थे, यहां से जो स्टूडेंट्स गए थे उन्होंने जस्ट 38% स्टूडेंट्स की हमको रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें जनरली ये लगता है कि यार मतलब स्मोक फिल हो रही है रूम के अंदर, बट स्टिल 2 लोग और भी तो बैठे हैं और वो भी तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं भी क्यों जाऊं। बट कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार ये रिएक्ट करें या ना करें, बट मुझे तो बोलना है इस एक चीज को, तो करीब 38% ही स्टूडेंट्स ने सिर्फ रिपोर्ट किया। लास्ट जो रूम सी था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है, तो इसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट की। मतलब उनको कहने के बावजूद भी उन्होंने 10% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि जो रूम है उसके अंदर स्मोक फिल हो रही है। तो यहाँ पर जो आपके 2 ग्रुप्स हैं, 2 रूम्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रूम्स हैं या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। कौन कौन से? ये जो आपका रूम बी और रूम सी है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 लोग ऑलरेडी बैठे थे और इस ग्रुप में भी 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे रूम के अंदर, और उनसे बोला था कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो इन दोनों रूम्स के साथ में हमने चेंजेस किए हैं, हमने 2 लोगों को और बिठाया है और यहाँ पर हमने कहा कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो ये मैनिपुलेशन किसकी तरफ से हो रहा है? ये मैनिपुलेशन रिसर्चर की तरफ से हो रहा है। तो इसीलिए ये दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं। और ये जो आपका ए रूम है ये है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो नहीं किया हुआ है, यहां पर हमने कोई चीज चेंज नहीं करी। जस्ट स्मोक तो सभी रूम्स के अंदर आ रही है, लेकिन रूम के अंदर की जो सेटिंग है उसको हमने इन दोनों में चेंज किया है, लेकिन इसमें चेंज नहीं किया। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए, ये आपके कंट्रोल ग्रुप हो गए। और ये जो एग्जाम्पल है ये सेम एग्जाम्पल आपको अपने इस आंसर में जो है लिखना है। तो सबसे पहले तो ये बता दोगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया तो ये आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपने बताया कि एक स्टडी कंडक्ट की जाती है लैटिन और डार्ले की, जहां पर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप के बारे में बताया जाता है। तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको 3 तरह के रूम्स में भेजा जाता है। रूम 1 में अलोन आपको फिल करना है, रूम 2 और 3 में 2 पर्सन्स ऑलरेडी जो है वहां पर है, और थर्ड रूम में कहा जाता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस स्टडी में in this study was the absence or presence of other person sitting in the room। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहाँ पर एक मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन है कि जब आप रूम के अंदर जाते हो तो 2 और लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि अरे मेरे साथ में 2 और लोग हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो डिपेंडेंट मतलब जब आप अकेले होते हो तब आपके साथ में जो है चीजें अलग हो जाती हैं। So the remaining factors in the experiment were the same for both kinds of group। बाकी चीजों को बिल्कुल जो है नॉर्मल रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में 2 लोग प्रेजेंट थे, वही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें पार्टिसिपेंट अकेला हुआ करता था, और इसीलिए ये कहा जाता है कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो है वो कंट्रोल ग्रुप में एब्सेंट रहता है, क्योंकि उस रूम में आपको अकेले ही जाना था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एग्जाम्पल, और इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? क्वेश्चन आ गया समझ में? आई होप सो क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आंसर को लिखना है। तो एग्जाम्पल पूरा लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से लिखोगे वो आप अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप आंसर को लिखोगे, ठीक है। बुक से भी उसको आप कॉपी कर सकते हो, बट बिल्कुल ही मतलब ऐसे छाप मत लेना, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में भी उसको करने की कोशिश करना। और सबसे पहले तो यही बताना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं और दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, कंट्रोल ग्रुप जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह का भी मैनिपुलेशन जो है वो नहीं किया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच का जरूर बताना। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक जो है सजेशन, एक गाइडेंस दे देती हूँ कि आपको उसको कैसे लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A researcher is studying the relationship between speed of cycling and the presence of people। एक रिसर्चर है, जैसे सपोज मैं ही हूँ वो रिसर्चर, ओके। तो अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, एक रिलेशनशिप समझना चाहती हूँ कि जो स्पीड है साइकिलिंग की, जैसे सपोज कोई पर्सन है, जैसे सपोज ए पर्सन है, ये पर्सन साइकिलिंग करने के लिए जाता है, ठीक है, और इसके आसपास में जो लोग प्रेजेंट होते हैं तो इसके बीच में और वो आसपास में जो लोग प्रेजेंट हैं उनके बीच में क्या एक रिलेशनशिप है। इसके नहीं, मतलब इसकी स्पीड ऑफ साइकिलिंग के बीच में और दूसरा प्रेजेंस ऑफ पीपल के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है, इस एक चीज को मैं स्टडी करना चाहती हूँ।
formulate a relevant hypothesis and identify the independent and dependent variable. इस एक चीज के अंदर हाइपोथेसिस आपको बनाना है और साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा वो आपको बताना है। क्लियर है? आगे समझ में। रिसर्च का टॉपिक क्या है कि रिलेशनशिप क्या होगी स्पीड ऑफ साइकिलिंग और साथ ही साथ में प्रेजेंस ऑफ पीपल के बीच में। और अब इस टॉपिक का एक हाइपोथेसिस दो और इसमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो आपको बताना। तो सबसे पहली चीज तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ऐसा स्टिमुलस, कोई भी ऐसा इवेंट जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो आपका वेरिएबल होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब एक टेंटेबल या टेस्टेबल स्टेटमेंट या फिर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन देना अपनी प्रॉब्लम को लेकर। तो लाइक फॉर एग्जांपल, those who are rewarded shall require lesser number of trials to learn than those who are not rewarded। तो इस तरीके से मतलब जनरली जो है हाइपोथेसिस को बिल्डअप किया जाता है। ये जस्ट मीनिंग मैं आपको क्लियर कर रही हूं कि ये जो है इसका मीनिंग होता है। हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव आंसर टू दी प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जिसमें हमने मैनिपुलेशन या ऑल्टर जो है किसी तरह से किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हमने किया है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कॉज होता है, ये कारण होता है। और इस कारण का इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है? डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली क्या है? वो वेरिएबल जिसको मेजर किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। आए समझ में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जहां पर आप चेंज लेकर आ रहे हो, आप कॉज, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट है, जहां पर हमको चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आपने पढ़ा है ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इस एक रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ओके, तो अब यहां पर कॉज क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इफेक्ट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट किसी भी चीज में कोई भी चेंज लेकर आते हो तो इसका इफेक्ट आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये मीनिंग होते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइकिलिंग की स्पीड और प्रेजेंस ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ अदर्स विल एनहांस द स्पीड ऑफ साइकिलिंग। या हम ये कहें कि जब जो हमारे पास में लोग प्रेजेंट हैं, अगर वो हमें थोड़ा बहुत भी प्रेज करते हैं या थोड़ा बहुत भी चीयर करने लग जाते हैं तो हमारी स्पीड ऑफ साइकिलिंग या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी या हमारी स्पीड ऑफ साइकिलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो आसपास में लोगों के होने से हमारी स्पीड ऑफ साइकिलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। ये हमने एक हाइपोथेसिस बनाया। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अगर अब ये जो लोग प्रेजेंट है, जैसे सपोज मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा ऐसे बोलने लग जाएं कि अरे वाह, मतलब थोड़ा सा चीयर करने लग जाएं, कि जैसे हम देखते हैं ना कि अक्सर क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह को भी चीयर किया जाता है, फुटबॉल मैचेस में चीयर किया जाता है, ऑडियंस चीयर करती है। तो जनरली यहाँ पर अगर लोग हैं वो चीयर करने लग जाएं और वो थोड़ा सा जो है मतलब तारीफ वगैरह करने लग जाएं कि अरे वाह कितनी अच्छी साइकिलिंग जो है कर रही है, या इस तरीके से बोलने लग जाएं, तो थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और अगर वहीं मैं देखूं कि ऑडियंस कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती कि अरे क्या साइकिलिंग वाइकलिंग करना और क्या ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या है कि वो आप चेंज कर रहे हो, वो एक मैनिपुलेशन हो रही है किसके अंदर? प्रेजेंस ऑफ पीपल के अंदर। सो दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ साइकिलिंग, कि लोगों के प्रेजेंट होने से किस एक चीज पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है? मेरी स्पीड ऑफ साइकिलिंग के ऊपर। सो दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? आया ये भी यहां तक समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स आंसर। इसको एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि इसमें हाइपोथेसिस ये हो गया कि लोग जब चीयर करते हैं, जब ऑडियंस जो है वो चीयर करने लग जाती है, या प्रेजेंस ऑफ पीपल जो है जब वो चीयर करने लग जाते हैं तो स्पीड ऑफ साइकिलिंग एनहांस हो जाती है। ये हो गया हाइपोथेसिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ अदर्स और दी चीयरफुलनेस ऑफ द ऑडियंस। और सेकंड, स्पीड ऑफ साइकिलिंग क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है? आइए ये भी समझ में। अब देखो इतना छोटा सा आंसर तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, साथ ही साथ में हाइपोथेसिस क्या होता है, उसका थोड़ा सा मीनिंग भी हमने बता दिया, तो वो भी आप बता सकते हो। क्लियर है? ये भी आ गया अब यहाँ पर समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है
उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। आपने पढ़ा हुआ है ना मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में, तो उसके क्या सारी स्ट्रेंथ्स, उसकी क्या सारी वीकनेसेस होती हैं, या इन शॉर्ट उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। मतलब नाम, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस बताया है तो आपको वो यहाँ पर बताना है। अब स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्टिंग में सबसे पहले बताओगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होती है। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन, दैट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। और फिर इसके बाद में आप क्या बताओगे? इसके बाद में आप बताओगे स्ट्रेंथ्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, वीकनेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, फाइनली क्या लिखोगे? कंक्लूजन लिखोगे। तो ये एक मैंने आपको बता दिया कि इस एक फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है, ये वाले क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो सबसे पहले मीनिंग की बात करें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। सो इट इज अ मेथड व्हिच इज एम्ड एट डिस्कवरिंग causal relationship between various factors by manipulating the situation under totally controlled conditions। जहां पर हम टोटली कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर रह के, या इन शॉर्ट लैब के अंदर रह के, कुछ फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके जो है एक रिलेशनशिप समझना चाहते हैं दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं? किसी एक फैक्टर्स में किसी तरह का मैनिपुलेशन या किसी तरह का चेंज करते हैं कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, यानी कि लैब के अंदर। या इन शॉर्ट हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं दो फैक्टर्स या दो वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं विद इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। क्लियर है? ये भी आगे यहाँ पर समझेंगे। तो इस तरह से आप मीनिंग बताओगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता क्या है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल मेथड, सॉरी, जब भी एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ रहे हो तो ये एक चीज जरूर बताओ, दैट इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसी एक चीज पर बेस्ड होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इस एक वर्ड को यूज करना भी मत भूलना अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में बताया क्या इसकी सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। द एक्सटेनियस वेरिएबल्स कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाया जाता है। ये इसकी स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं हम, इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाई जाती है दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। और इस एक टाइम जब हम दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो जो बाकी दूसरे सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं लेबोरेटरी से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो वो लैटिन और डार्ले वाला एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया, इस एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर जो है सारा काम कर रहे हैं। कंट्रोल्ड सेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? लेबोरेटरी। और इसमें हमने बाकी दूसरे वेरिएबल्स को बिल्कुल जो है कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर बाकी दूसरे वेरिएबल्स क्या हो गए कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि किसी एक रूम के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को भेजा और बाकी रूम्स के अंदर हमने मेल्स को भेजा। ना ही हमने ऐसा कुछ किया कि सिर्फ किसी एक रूम में हमने जो है स्मोक को फिलअप किया हो। ना ही हमने कुछ भी ऐसा किया कि कोई एक रूम बड़ा है या कोई एक रूम बिल्कुल छोटा है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बस दो चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो वो एक चीज कहां पर होती है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए ये सबसे अच्छी मेथड होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक के थ्रू सीक्वेंस इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले कि कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और ये एक पर्सन जो है ये प्लेयर है और ये जो है पूरी ऑडिटोरियम में स्टेडियम में जो है ऑडियंस बैठी हुई है। ऑडियंस के चीयर करने से इस फुटबॉल प्लेयर की परफॉर्मेंस पर क्या अफेक्ट पड़ता है? अगर ऑडियंस ज्यादा चीयर करती है तो ये पर्सन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। अगर ऑडियंस चीयर नहीं करती है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एज इट इज रहती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। ठीक है, तो कॉज क्या है? ऑडियंस का चीयर करना। और इफेक्ट क्या है? फुटबॉलर की
परफॉर्मेंस। अब इसमें फुटबॉलर थका हुआ था, या फुटबॉलर ने दिन भर से बहुत सारा काम किया हुआ था, या फुटबॉलर किसी तरह के मेंटल प्रेशर में था, इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाता है। और साथ ही साथ में हम इसको सीक्वेंस इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। सीक्वेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज इस फुटबॉल प्लेयर के पास में मैच शाम को चल रहा था और सुबह से इसके पास में बहुत सारे काम थे, तो आपने जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एडजस्ट कर दिया कि उसके सुबह के काम जो है किसी और दिन शिफ्ट कर दिए, एंड इफ नॉट पॉसिबल तो हमने, अगर पॉसिबल है तो मैच को हमने सुबह की शिफ्ट में कर लिया। ऐसा कुछ जो भी चीज हो सकती है, तो वो एक सीक्वेंस इफेक्ट को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक के थ्रू, और वो कहां होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। Then it eliminates any potential systematic differences between groups by giving random assignment to groups of participants। यहाँ पर किसी तरह का जो systematic differences होते हैं ग्रुप्स के बीच में, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। भाई जो मैं अभी आपको बता रही थी कि रूम का साइज हो गया या फीमेल्स मेल्स इस तरीके से डिफरेंसेस हो गए, तो उन सारी चीज़ों को भी जो है खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म किया? कि आपने रेंडमली जो है बच्चों को रूम के अंदर भेजना स्टार्ट किया। This is done to help in framing the conclusion without any assumption। इसकी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर क्योंकि आप सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके खुद देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो, तो आप बिना किसी एक ऐसी चीज़ के मतलब बिना किसी वो क्या बोलते हैं अजम्पशन के कंक्लूजन पर पहुँच सकते हो। ठीक है, बिना किसी अजम्पशन के आप कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हुई है, तो आपका जो मतलब एक्सपेरिमेंट रहा है वो सक्सेसफुल है क्या है, वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो बिना अजम्पशन के आप बहुत इजीली कंक्लूजन पर जो है पहुंच सकते हो। ये क्या होती हैं? ये स्ट्रेंथ्स होती हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। ठीक है, ये सारी चीजें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स में आती है। अब उसके वीकनेसेस या उसके नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो दिस इज अ हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन ओनली स्टिमुलेट्स द कंडीशंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड सिर्फ लैब के अंदर ही की जा सकती है, तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो और भी आउटर वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। Secondly, the results of the experiments cannot be generally applied to real situations. Thus, field experiments are required in such situations. कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी रियल सिचुएशंस होती हैं जिसको आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको फील्ड एक्सपेरिमेंट करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई डिजास्टर हुआ था, कोई सुनामी आई थी जिसकी वजह से लोगों ने सफ़र किया, तो उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया इसको आप लैब के अंदर उस डिजास्टर को क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी रियल सिचुएशंस होती हैं जिसे लैब के अंदर परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो कहीं कहीं कुछ चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। Then it is not always feasible to study a particular problem experimentally. Like it is difficult to know and control all the relevant variables, particularly in field experiments. So many variables cannot be manipulated in laboratory settings. Again वही चीज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप laboratory setting के अंदर ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए उसके लिए आपको फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट करना, फील्ड रिसर्च करना, एरिया बेस्ड रिसर्च करना, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये उसके एक्सपेरिमेंटल मेथड के वीकनेसेस के अंदर आता है। क्लियर है? ये भी आया यहाँ पर समझ में। सो इस तरीके से आपको जो है अपने पॉइंट्स लिखने हैं और फाइनली फिर आप कंक्लूजन करोगे। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि हर एक मेथड के अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस होती हैं, बट हमको उसकी दोनों चीज़ों को देखते हुए अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च में कौन सी मेथड हमको यूज़ करना है इसका डिसीजन लेना चाहिए, ताकि हमारा जो डेटा हो वो बिल्कुल वैलिड हो। क्लियर है? तो ये जो अभी मैंने बोला यही आपका कंक्लूडिंग पार्ट होगा, इसको जस्ट आपको अपने वर्ड्स में लिख लेना है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इतने क्वेश्चंस को हमने आंसर किया, क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया। आई होप सो सारे समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। So Dr. Krishnan is going to observe and record children's play behavior at a nursery school without attempting to influence or control the behavior. डॉक्टर कृष्णन है, वो क्या चाहती हैं, वो नर्सरी स्कूल में जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहती हैं, तो उसमें बिना किसी इन्फ्लुएंस, बिना किसी कंट्रोल के जस्ट ऑब्जर्व कर रही हैं। ठीक है, जस्ट क्या कर रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया उन्हें किसी भी चीज़ में, ना किसी तरह की कोई सेटिंग क्रिएट करी है, जस्ट वो ऑब्जर्व करना चाहती है कि जो बच्चे प्ले मतलब जो बच्चे नर्सरी वगैरह में जाते हैं तो उनका किस तरह का बिहेवियर होता है, चिल्ड्रंस प्ले बिहेवियर को वो ऑब्जर्व करना चाहती हैं। सो which method of research is involved and explain the process and discuss its merits and demerits.
इस एक चीज को परफॉर्म करने में, इस एक रिसर्च को कंडक्ट करने में वो कौन सी मेथड को यूज कर रही हैं ये आपको बताना है, और सेकेंडली वो जिस भी मेथड को यूज कर रही हैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या बताओगे कि कौन सी मेथड इसमें यूज होगी, और फिर उसके बाद में उस मेथड के क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं ये आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? क्वेश्चन आगे समझ में? अब बताओ, सोचो जरा इस एक चीज को कि कौन सी मेथड को जो है डॉक्टर कृष्णन यूज कर सकते। अब देखो बोला क्या जा रहा है, ऑब्जर्व करने की बात यहाँ पर हो रही है कि डॉक्टर कृष्णन इज गोइंग टू ऑब्जर्व, मतलब वो ऑब्जर्व करेंगी। तो ऑब्वियसली क्या सजेस्ट हो रहा है नाम से ही कि ऑब्जर्वेशनल मेथड को जो है यूज किया जा रहा है। कौन सी मेथड को? ऑब्जर्वेशनल मेथड को। पर ऑब्जर्वेशन में भी दो तरह की जो है, मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड भी दो तरह से होती है। एक होती है नॉन पार्टिसिपेंट और एक होती है आपकी पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर आप खुद भी पार्टिसिपेट करते हो और फिर आप ऑब्जर्व करते हो, जहां पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो पर आप दूर से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहां पर हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? सो डॉक्टर कृष्णन विल यूज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशनल मेथड टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड चिल्ड्रंस प्ले बिहेवियर एट ए नर्सरी स्कूल विदाउट अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर। वो क्या करेंगी? वो जस्ट एक कॉर्नर में बैठी रहेंगी प्ले स्कूल के और बच्चों का जो भी सारा बिहेवियर उसको ऑब्जर्व करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, चाहती हैं तो उसका वीडियो ले सकती हैं, उसको उसके रिगार्डिंग जो भी सारी चीजें होंगी, जो भी पॉइंट्स उनको मिलते होंगे उसको नोट डाउन करेंगी। चिल्ड्रन का टीचर्स के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है, चिल्ड्रन का अपने फ्रेंड्स के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है, क्या चीजों को वो खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, तब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को वो नोट डाउन करेंगी। क्लियर है? The children will not be aware that they are being observed. Later, she will record her observations in a file and she will analyze and conclude it and then try to match her conclusion with hypothesis. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर कृष्णन हूँ, ठीक है, और एक प्लेग्राउंड है और मैं बच्चों को देख रही हूँ, मतलब नर्सरी में मैं बच्चों को देख रही हूँ कि कैसे बच्चे आते हैं, टीचर्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कितना ज़्यादा जो है खेलते हैं, हार जाते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जीत जाते हैं तब कैसे रिएक्ट करते हैं, और उनके फ्रेंड्स के साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं तब उनका रिएक्शन कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को मैं जस्ट ऑब्जर्व करूँगी। ऑब्जर्व करने के बाद में मैं उसको अपनी फाइल में नोट डाउन करूँगी और जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसके बेसिस पर, जो भी डेटा मेरे पास में है उसके बेसिस पर मैं डेटा को एनालाइज करूँगी, हाइपोथेसिस को अपने जो है मतलब जो भी होगा उसको देखूंगी और उसके बाद में अपने रिसर्च कंक्लूजन पर पहुंचूंगी। तो इस तरह से जो है मैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू अब इस मेथड को यूज करके जो है ये स्टडी को कंडक्ट करने वाली हूं। अब यहाँ पर क्योंकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात हुई है तो उसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमको बताने हैं। तो मेरिट्स क्या है कि सबसे पहली चीज तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि सीधे डायरेक्टली आपने उन चीजों को देखा है और तब आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। सेकेंडली, रिसर्चर ऑब्जर्व्स द पीपल एंड देयर बिहेवियर इन अ नेचुरलिस्टिक सिचुएशन। साथ ही साथ में यहाँ पर किसी तरह से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, किसी तरह की कोई कंट्रोल्ड सेटिंग नहीं है, तो आप नेचुरलिस्टिक बिहेवियर जो है लोगों का उसको देख सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पर जो है आप अपनी रिसर्च को कंक्लूड कर सकते हो। बट अगेन अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, लेबर इंटेंसिव है और वल्नरेबल है, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम इस मेथड में लग जाता है कि जहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जब वो बिहेवियर होगा तब आपको उसके बारे में पता चलेगा, तब तक आपको उसको ऑब्जर्व ही करना है। लेबर बहुत ज्यादा लग जाता है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी पर्सनल वैल्यूज जो है, हमारे जो अपने इंटरप्रिटेशंस है, शायद हम उसको अपनी स्टडी में लेकर आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन जो है, मतलब जैसे हम वो नर्सरी में बच्चों को देख रहे हैं, उनके इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मे बी जो बच्चा है वो थोड़ा जो है चतुराई की वजह से किसी तरह का रिएक्ट कर रहा है, अपने मन में उसने वो चीज़ सोची, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है कि मतलब क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, वो हमने अपनी तरफ से किसी तरह की एक उसको लेके इंटरप्रिटेशन बना लिया कि ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो उसका ये कारण होगा। एग्जैक्ट रियलिटी क्या है वो हमको नहीं पता, क्योंकि हम अपनी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर जो ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम डेटा को लिखते हैं, तो ये उसकी एक जो है डिमेरिट होता है। क्लियर है? ये भी आगे यहाँ पर समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड और उसके मेरिट्स और साथ ही साथ में उसके डीमेरिट्स। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। गिव
two examples of this situation where survey method can be used. What are the limitations of this method? तो मतलब यहाँ पर सर्वे मेथड की बात करी है सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा इसमें ये बोला है कि दो एग्जाम्पल्स बताओ जहां पर सर्वे मेथड को यूज किया जा सकता है, और तीसरा इसमें ये कहा है कि सर्वे मेथड की क्या लिमिटेशंस है उसको बताओ। सो स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट करोगे सर्वे मेथड के साथ में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग बताओगे कि सर्वे मेथड क्या होती है, देन इसके यूजेस बताते हुए इसके एग्जाम्पल्स दोगे। जो दो एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करी गई है वो एग्जाम्पल दोगे, और फिर उसके बाद में लिमिटेशंस, जो सर्वे मेथड होती है उसके क्या सारे लिमिटेशंस होते हैं इसकी बात आप यहाँ पर करोगे। तो ये फॉर्मेट मैंने बता दिया कि आपको इस फॉर्मेट में ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो 2-4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पर हम ध्यान नहीं देते, हम जस्ट रीड करते हैं और फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे इसमें कहा है आपको वैसे ही उसको लिखना है, जो जो पार्ट्स बोले उन पार्ट्स में ही आंसर को लिखना है, तब आंसर और ज्यादा अच्छे से जो है इफेक्टिव होता है। ठीक है। So, survey research came into existence to study opinions, attitudes and social facts. सबसे पहली चीज तो इसका मीनिंग कि सर्वे रिसर्च जो है वो लोगों के ओपिनियन, सोशल फैक्ट्स, एटीट्यूड्स, इन सारी चीजों को जानने के लिए की जाती है। उसका मेन कंसर्न ये होता है कि एग्जिस्टिंग रियलिटी या बेसलाइन क्या है, क्या चीज एक्चुअल में है, उन चीजों को फाइंड आउट करना, और इसके लिए हम सर्वे रिसर्च किया करते हैं। तो सर्वे रिसर्च करके हम जो भी फैक्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिटरेसी रेट कितना रहा, या कोई स्टेट है उसमें बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट है तो वो क्यों है, रिलीजियस एफिलिएशंस क्या है लोगों की, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की इनकम लेवल कितनी है, तो वो आप सर्वे करके इन चीजों को, इन फैक्ट्स को, इन रियलिटी को पता कर सकते हो। सो दैट्स survey research came into existence to study opinions, attitudes and social facts. अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की या इसके यूजेस की, तो जनरली जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सर्वे रिसर्च के यूजेस क्या क्या है। देखो मैंने नहीं हेडिंग डाली है, बट आप उसको लिखो। सॉरी जैसे आपकी फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर हो गई इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ सर्वे रिसर्च, ये आपने लिखा और ये 2 पॉइंट्स आ गए। फिर आपने लिखा यूजेस ऑफ सर्वे रिसर्च, और फिर ये उसके यूजेस आ गए। तो ये आपकी हेडिंग्स चल रही हैं, आप इसको अंडरलाइन करो और उसके बाद में आप ये पॉइंट्स लिखो। फिर आपने इसको लिखा, इसको अंडरलाइन किया, और फिर ये वाला पॉइंट आपने लिखा। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को जो है पूरा फ्रेम करना है। नेक्स्ट है कि आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जहां पर सर्वे रिसर्च मेथड को यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहला है टू फाइंड आउट द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल ऑन पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलता है, आपको पता है, घर घर जाके जो है पोलियो की ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई जाती है ताकि उनको पोलियो जैसी जो डिसीज है वो ना हो, मतलब पोलियो जैसी बीमारियां जो हैं वो बच्चों के अंदर ना हो, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। तो उसके लिए पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलता है। तो जनरली क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि वो जो भी मतलब स्टाफ होता है या जो भी रिलेटेड होते हैं, मेडिकल टीम होती है, तो वो घर घर जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या, अगर है तो उसको पोलियो की ड्रॉप मिल चुकी है क्या, अगर नहीं मिली है तो उनके बैग में होती, वो उसको बच्चे को पोलियो की ड्रॉप जो है पिला देते हैं। तो इसको लेके जनरली एक सर्वे भी चलता है, और साथ ही साथ में जैसे अब आपको लोगों का ओपिनियन जानना है कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है जहां पर घर घर जाके बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, तो उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, तो वो आप सर्वे रिसर्च के थ्रू भी जान सकते हो। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड क्या है कि टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो किसके ऊपर, 25 से लेके 50 ईयर्स की एज की जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर। तो आप अपनी पॉपुलेशन में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनसे रिलेटेड जो भी आपके रिसर्च का टॉपिक है उनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब इसमें अपने और भी एग्जाम्पल देखे थे कि पंचायत वगैरह जो है लगना स्टार्ट हुई है, तो पंचायत के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो उस पर लोगों का क्या कहना है, तो आपने किसी गाँव में जाके जो है सर्वे करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर्वे रिसर्च के। अब उन्होंने कहा कि सर्वे मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी बताओ यहाँ पर, तो अब आप लिखोगे कि द लिमिटेशंस ऑफ सर्वे मेथड आर एज फॉलोज।
अब क्या होगा कि जब सर्वे मेथड की जाएगी तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले, मतलब कुछ लोग इन्फॉर्मेशन को एस्केप कर ले और वो हमें सही इन्फॉर्मेशन ना दे, तो जिसकी वजह से हमारा डेटा वैलिड ना हो पाए, हमारे डेटा में जो है गड़बड़ी हो जाएगी। तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कभी कभी हमको मिल जाती है। मतलब हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी चीज के ऊपर सर्वे कर रहे हो जो फॉर एग्जाम्पल आप केदारनाथ डिजास्टर जो 2013 में हुआ था उसके ऊपर आप सर्वे कर रहे हो, आज 10 साल बाद आप उसके ऊपर सर्वे कर रहे हो। तो अब आप 10 साल बाद अगर उन लोगों से पूछोगे कि केदारनाथ के टाइम पे क्या क्या सारी चीजें हुई थी या क्या हुआ था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ चीजें जो होंगी शायद उन्हें याद नहीं होंगी, उनकी मेमोरी में नहीं होंगी, कुछ चीजें जो शायद थोड़ा बहुत मतलब उसमें वो शायद ही वाली चीज आ जाती है। तो वहां पर क्या होगा कि एक्यूरेसी नहीं मिल रही है ना। और साथ ही साथ में रिसर्चर टू नो देयर रियल ओपिनियंस अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, किसी पर्टिकुलर इशू को लेके जो ओपिनियन है रिसर्चर का वो फिर जो है उस सही तरह से नहीं बन पाता। तो ये इसका एक डिमेरिट होता है। और बहुत बार जो है पीपल उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जिस तरह से रिसर्चर सुनना चाहता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जैसा डेटा चाहिए हमेशा वैसा ही मिल जाए, तो उसके हर बार लिमिटेशंस भी होते हैं, उसके अपने स्ट्रेंथ्स भी होते हैं। तो सर्वे मेथड के आपके ये लिमिटेशंस है। मैं जस्ट आपको 2 या 4 ही बता रही हूँ, आपको और भी जब आप नोट्स बनाओ अपने तो सारे जितने भी लिमिटेशंस हैं सबको लिख के रखना। एटलीस्ट एग्जाम तक जाते जाते 4-5 तो याद रहेंगे ही और लिख को 3-4 अच्छे से पाओगे, है ना। तो इसीलिए जो है सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करके रखना, समझ लेना। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंशिएट बिटवीन एन इंटरव्यू एंड अ क्वेश्चनायर। एक इंटरव्यू और क्वेश्चनायर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे। इस तरह से एक चार्ट बना लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका इंटरव्यू है, इस तरफ आपका क्वेश्चनायर है। इंटरव्यू जनरली क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जहां पर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, रिस्पोंडेंट आंसर करता है। क्वेश्चनायर एक फ्रेमवर्क है, ये एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है। वहीं क्वेश्चनायर एक फ्रेमवर्क है जहां पर पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए मतलब जो है क्वेश्चंस को पूछा जाता है और सामने वाला आपको आंसर देता है। मतलब यहाँ पर एक पूरा फ्रेमवर्क है। एक जैसा सपोज ये पेपर है तो इसमें पूरे क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको उसको आंसर करना है, दैट इज क्वेश्चनायर। इंटरव्यू जहां पर आप बोल के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मतलब हो सकता है क्वेश्चन आपके पास में लिखे हैं बट पूछोगे आप उसको वर्बली, ओके। देन क्वेश्चंस में वरी इन देयर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द, देखो क्या होता है, इंटरव्यू 2 तरह से होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है जहां पर आपने सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करके रखा हुआ है, उसी सीक्वेंस में आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे। अनस्ट्रक्चर्ड जहां पर किसी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सेट नहीं है, आप जो है अपने अकॉर्डिंग मतलब अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो आपको आंसर दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो वरी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चनायर एक बार सेट हो गया तो उसमें आप क्वेश्चन, उसके नंबरिंग, उसके सीक्वेंस, आंसर जो भी चाहिए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये इसका एक डिफरेंस होता है। थर्डली, रिसर्चर और रिस्पोंडेंट इंटरव्यू में फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, टेलीफोन के थ्रू भी इंटरव्यू हो सकता है। क्वेश्चनायर में ये एक चीज होती है कि या तो आप मतलब जो क्वेश्चनायर होता है उसमें क्या होता है, आप जनरली क्वेश्चनायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बांट देते हो। अब चाहे आप मेल के थ्रू करो, चाहे आप जो है पोस्ट के थ्रू करो, आप क्वेश्चनायर को बांट देते हो, फिर वो फिल होके फिर आप तक पहुंचता है। तो ये भी एक इसमें डिफरेंस है कि इंटरव्यू जो फेस टू फेस हो सकता है लेकिन क्वेश्चनायर जनरली फेस टू फेस जनरली नहीं होता है। आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, फिर वो फिलअप होके आपके पास में आता है। तो इस तरह से ये एक इसमें डिफरेंस होता है। नाउ इंटरव्यू में रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली मिल सकता है, कॉल भी कर सकता है, ऑफिस में भी मिल सकता है। यहाँ पर रिसर्चर को क्वेश्चनायर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है और कभी कभी अब मतलब आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि आप मेल या पोस्ट करके भी क्वेश्चनायर को सेंड कर सकते हो। क्वेश्चंस फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस रिजिड होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार क्वेश्चनायर सेट हो गया तो आप उसके नंबरिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इंटरव्यू और क्वेश्चनायर के बीच में। आई होप सो सारे पॉइंट्स अच्छे से एक बार ध्यान से देख लो, और देख लो का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सारा कुछ जो है रीड कर लो एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो सारे नेक्स्ट पॉइंट है इसको भी आप सारे रीड कर लो, समझ लो क्या क्या सारे पॉइंट्स हैं, समझा मैंने दिए हैं, क्या क्या लिखना है वो आप देख लो, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक स्टैंडर्ड टेस्ट के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट आपने किसके अंदर पढ़ा है, कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है, सो दैट इज विद इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जब आपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ा था
तब आपने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड। तो उन्हीं चीज़ों की बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर की जा रही है। आपको उसे ही बताना है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कैसा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं पूछा है तो आपको थोड़ा सा जो है अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करना आंसर को। कैसे? द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स। जब भी आप किसी तरह का टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, टेस्ट को फ्रेम कर रहे होते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होती हैं जिसको हम सभी को फॉलो करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आइटम्स एंड एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स ऑफ द होल टेस्ट। इसके अंदर मतलब जो भी टेस्ट होगा, पहली चीज़ तो क्या होता है, टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं जिसको आइटम्स कहा जाता है। आपके आइटम्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और साथ ही साथ में आप किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपको ऑलरेडी इन एडवांस में इन चीज़ों को जो है क्लियर करके रखना चाहिए। अब जब टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो वो टेस्ट बिल्कुल जो है मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू हो, सारी स्टेप्स उसमें फॉलो की जाएं, तभी वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट बनेगा। तो उसके लिए उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, उसके नॉर्म्स को जो है पूरे टेस्ट के अंदर इंश्योर किया जाता है, तब जाके वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट बनता है। नाउ व्हाट आर दीज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। तो आपके जो भी मतलब फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी में ये एक चीज़ मानी जाती है कि कोई टेस्ट आज आपने कंडक्ट किया और सेम टेस्ट को सेम पार्टिसिपेंट्स पर अगर आप 20 डेज बाद जो है वापस से करते हो तो आपके जो स्कोर्स होने चाहिए, जो मार्क्स होने चाहिए, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, कंसिस्टेंसी उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज रिलायबिलिटी कि आपने आज कोई टेस्ट किया और फिर आप 10 दिन बाद उसी टेस्ट को दोबारा करोगे तो वही आंसर आपका आना चाहिए, तभी आपका टेस्ट रिलायबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टेबल की लेंथ को आज मेजर करते हो और सेम टेबल की लेंथ को आप 10 दिन बाद मेजर करते हो तो उसकी लेंथ वही रहनी चाहिए। तो दैट इज द रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। और इसमें क्या होता है कि टेस्ट रीटेस्ट भी किया जाता है और साथ ही साथ में स्प्लिट हाफ टेस्ट भी किया जाता है। रिलायबिलिटी के अंदर दो तरह से जो है टेस्ट किया जाता है, एक है टेस्ट रीटेस्ट एंड सेकेंड है आपका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ठीक है, दो तरह से जो है रिलायबिलिटी को देखा जाता है। टेस्ट रीटेस्ट में यह है कि आज आपने कोई टेस्ट किया और आप उसको आज से 10 या 15 दिन बाद करोगे तो उसमें जो भी स्कोर्स होंगे, जो मार्क्स होंगे, वो बिल्कुल सेम आने चाहिए। और यहाँ पर जो स्प्लिट हाफ होता है उसमें यह होता है कि आपने जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, अगर आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो इन दोनों पार्ट्स के बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो जब आप स्प्लिट हाफ मेथड को करते हो तो आप क्या करते हो, ऑड इवन मेथड में नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो जिसमें 50 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 1 से लेके 49 तक जितने भी आपके ऑड इवन नंबर, ऑड नंबर होंगे वो आपने एक तरफ कर लिए, और 2 से लेके 50 तक आपके जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो आपने एक तरफ कर लिए, और फिर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे कि इन दोनों के बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी है या नहीं है। और टेस्ट रीटेस्ट, जहां एक टेस्ट किया और फिर 10-15 दिन बाद दूसरा टेस्ट किया तो इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, दैट इज योर टेस्ट रीटेस्ट। और इस तरह से रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर्स को देखा जाता है। अगर आपका टेस्ट रिलायबल है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह जो है बढ़ रहा है। दूसरी चीज, इसमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसके थ्रू देखा जाता है, कंसिस्टेंसी को मेजर किया जाता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जहां पर हमने कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर पढ़ा था आपका -1 से 0 और 0 से +1 के बीच में जो है नंबर्स रेंज करते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा बनी हुई है दोनों के बीच में, दो फैक्टर्स, दो वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ रिलायबिलिटी में भी हम ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को हम देख रहे हैं वो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू ही देखने वाले हैं या मेजर करने वाले हैं, दैट इज रिलायबिलिटी। सेकेंड है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि the test has to be devised to measure what it claims to measure in order to be held as valid and usable। आप टेस्ट में किसी चीज को मेजर करना चाहते हो,
अगर आपका टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है एट लास्ट, तभी वो वैलिड होगा, तभी वो यूजेबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे थे और आप पहुंच गए स्ट्रेस या एंजाइटी के ऊपर, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप जिस चीज के लिए आपने टेस्ट स्टार्ट किया था, जिस चीज को मेजर करने के लिए, आप एट लास्ट उसी चीज को मेजर करते हो। नेक्स्ट है आपका नॉर्म्स, या एक स्टैंडर्ड टेस्ट स्टैंडर्ड तब बनता है जब उसके अंदर नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स आपके एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है जिसके भी ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, उनकी एवरेज परफॉर्मेंस को नॉर्म्स कहा जाता है। यहाँ पर आपका कंपैरिजन, आपका इंटरप्रिटेशन जो है किसी इंडिविजुअल को लेके दूसरे ग्रुप्स के साथ में, उसको कंपेयर किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि मतलब इसका शॉर्ट सबसे सिंपल तरीका ये है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस को अपने टेस्ट में फॉलो करना, और जब आप उन रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने टेस्ट में आगे बढ़ते हो, तब आपका टेस्ट एक स्टैंडर्ड टेस्ट बनता है। तो आपका टेस्ट स्टैंडर्ड कब बनेगा? जब उसमें रिलायबिलिटी होगी, जब उसमें वैलिडिटी होगी, जब उसके अंदर नॉर्म्स होंगे। जहां ये तीनों चीज फॉलो की जा रही हैं, वहां पर आपका टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें भी हमने पढ़ी हुई थी, तो इस तरह से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो कि जिस भी टेस्ट में ये सारी चीजें होंगी, वो टेस्ट एक स्टैंडर्ड टेस्ट बन जाएगा। और ऐसे लिख के आपका कंक्लूजन हो गया, लाइन खत्म, मतलब आंसर खत्म, फिनिश। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? आई होप सो, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेज डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जब आप साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करने जाते हो तो उसमें क्या सारी लिमिटेशंस या क्या सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पर आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। उस इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या होती है। तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जनरली क्या है कि जहां पर आप साइकोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, दैट इज इन शॉर्ट साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ये जस्ट आपको इतना सा लिखना है इस एक चीज को, ये आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्टरी लाइन। इसके बाद में आप मेन पार्ट आप पर आए कि कुछ जनरल प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस जो जनरली साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में हुआ करती हैं, दे आर एज फॉलोज। तो सबसे पहली है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप दूसरी साइंसेस में या फिजिकल किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो या आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो, तो आपका मेजरमेंट स्टार्ट होता है जीरो से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टेबल की लेंथ को मेजर कर रहे हो तो वो जीरो से स्टार्ट होगी, एंड जस्ट सपोज वो 3 फीट लॉन्ग है तो वो 3 तक जाएगी। ठीक है, जस्ट सपोज आप अपनी हाइट को मेजर कर रहे हो तो आप जीरो से मेजर करना स्टार्ट करोगे एंड मे बी आपकी हाइट जो है वो 5 फीट है फॉर एग्जाम्पल। तो फिजिकल मेजरमेंट्स में जनरली क्या होता है कि जीरो से ही हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं मेजर करना, बट साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स में जीरो जैसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि किसी भी पर्सन के पास में जीरो इंटेलिजेंस है, क्योंकि जीरो इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं होता। थोड़ा बहुत तो इंटेलिजेंट हर पर्सन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर वो खाना खा रहे तो उसको पता है ना कि भाई मुझे खाना खाना है, तो मेरा जो मतलब फॉर एग्जाम्पल आप स्पून से खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो, तो आपको अपने खाने को कहाँ पर, जो भी आपका फूड है, आप उसको अपने माउथ के अंदर ही लेकर जाओगे ना। इतना तो सबको पता होता है, ऐसा तो नहीं इधर लेके चले जाओगे। तो थोड़ा बहुत तो मतलब दिमाग, इंटेलिजेंस जो है वो सभी के पास में होता है। जीरो इंटेलिजेंस किसी के भी पास में नहीं है। तो जीरो जैसी चीज जो है साइकोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, जीरो जैसी चीज जो है वो साइकोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो जनरली साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर जीरो नहीं है तो कहां से स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, तो वो आर्बिटरीली एक अपना जो है जीरो पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं कि यहां से जो है हम प्रोसीड करने वाले हैं, ये एक हमारा मिनिमम लेवल होगा। ओके, नाउ अब क्या होता है कि एक तो ये हो गया कि आपके पास में कोई जीरो पॉइंट नहीं है, आपने आर्बिट्रेरीली उसको फ्रेम किया है, तो आपका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आपके स्कोर्स वगैरह होंगे, जो भी आप स्टडी करते हो, वो एब्सोल्यूट होंगे, वो एब्सोल्यूट नहीं होंगे, वो रिलेटिव होने वाले। एब्सोल्यूट का मतलब ये कि आप कंक्रीट नहीं बोल सकते किसी भी चीज को लेके कि ये चीज ऐसी है तो ये बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से है, वो आप उसकी रिलेटिविटी को दिखा रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को मेजर किया,
आपने अपनी हाइट को मेजर किया जो कि 5 फीट है, तो 0 से स्टार्ट किया था, तो आप बिल्कुल जो है मतलब वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल भरोसे के साथ, विश्वास के साथ बोलोगे और बिल्कुल जो है मतलब कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि हाँ मेरी हाइट 5 फीट है। लेकिन जब सपोज ये 0 से नहीं, बल्कि मैं आपका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस 0 को ना मान के, जस्ट सपोज मैं कितना रख लूँ, मैं रख लूँ 0.9 रख लूँ, ठीक है, मैंने कितना रख लिया 0.9 रख लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेटिविटी को दिखा रही है कि हाँ उसके आसपास में ही है ना, तो एब्सोल्यूट नहीं है बट रिलेटिव नेचर है। ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंडली ये होता है कि कभी कभी हम चीजों में रैंक्स प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, रैंक दे देते हैं। जैसे टीचर भी आपको रैंक देती है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, तो हम भी चीजों को रैंक करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज पर स्टडी कर रहे हो तो आपने उसमें रैंक प्रोवाइड कर दी कि ये चीज फर्स्ट पर है, ये चीज सेकंड पर है, ये चीज थर्ड पर है। लेकिन वो जो आपने रैंक्स प्रोवाइड करी है उसके बीच के डिफरेंसेस अलग होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज 50% के ऊपर किसी तरह का कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसके 48 मार्क्स आते हैं, कि कोई टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके 47 आते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसके 40 आते हैं, और बाकी जितने हैं उन सबके 40 से नीचे आते हैं। तो इसको फर्स्ट रैंक मिल गई, इसको सेकंड रैंक मिल गई, इसको थर्ड रैंक मिल गई। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 पॉइंट का है, लेकिन सेकंड से थर्ड के बीच का डिफरेंस 7 पॉइंट का है। तो वो एक आप जो है मतलब यहाँ भी एक रिलेटिव नेचर हमको देखने को मिलता है साइकोलॉजी का। तो इट्स जस्ट कि 0 पॉइंट नहीं है, तो आप चीजों को लेके जस्ट रिलेटिव ही रहते हो, आप एब्सोल्यूट किसी चीज को नहीं बता पाते। एंड द प्रॉब्लम इन सच टाइप ऑफ असेसमेंट इज दैट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रैंक होल्डर्स may not be the same as is the difference between second and third rank holders। तो इस तरह के ये जो सारे डिफरेंसेस होते हैं ये साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के रिलेटिव नेचर को दिखाते हैं, और एब्सोल्यूट वाली जो चीज होती है वो हमको यहाँ नहीं देखने को मिलती। सेम वे में जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं उनका भी रिलेटिव नेचर होता है। किसका? साइकोलॉजिकल टूल्स का। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट किया जो अर्बन स्टूडेंट्स के लिए है, तो वहां पर आप उन्हीं स्टूडेंट्स को लोगे जो अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें आप ट्राइबल स्टूडेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें उस एक चीज का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। तो आप कौन सा टूल यूज करोगे उसमें भी रिलेटिव नेचर होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो 10 to 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए, तो अगर आप इसमें 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन को लेते हो या 5 ईयर्स ओल्ड पर्सन को लेते हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो वो एक रिलेटिव नेचर जो है साइकोलॉजिकल टूल्स का, उसको भी आपको एंश्योर करना पड़ता है। और इसी के साथ में सच टेस्ट नीड टू बी प्रॉपरली मॉडिफाइड एंड अडेप्टेड कीपिंग इन व्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच दे आर टू बी यूज। तो इस तरह से हमको टेस्ट को वैसे ही मॉडिफाई करना है जिस फॉर्मेट में हम उनको यूज करने वाले हैं। लास्ट है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। जो हमारा डेटा होता है क्वालिटेटिव स्टडीज से जनरली वो सब्जेक्टिव होता है ना। देखो एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा जहां पर हम चीजों को नंबर्स या स्कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। क्वालिटेटिव डेटा जहां पर हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, ना कि उन्हें नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप क्वालिटेटिव डेटा को जो है यूज कर रहे होते हो या क्वालिटेटिव डेटा मेथड को यूज कर रहे होते हो तो आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो, आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो। और ये इंटरप्रिटेशन जो है कौन करता है? जो भी रिसर्चर है वो या जो भी रिस्पोंडेंट है वो। जनरली फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐसी रिसर्च कंडक्ट की है जिसमें हम क्वालिटी की बात करने वाले हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ऑनेस्टी को लेके किसी तरह की कोई रिसर्च कंडक्ट हमने करी है, और देखो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं बोल रही हूँ ना बीच बीच में, ये सारे एग्जाम्पल्स को भी नोट करो। ये एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट ऐसे कहानी की तरह मत सुनो, कहानी चैप्टर में सुन ली है, अभी आंसर्स को कैसे लिखना है वो वाली कहानी सुनो, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनेस्टी को लेके कोई रिसर्च कंडक्ट करी, तो अब आप देख रहे हो कि ऑनेस्टी किस तरह से है, तो वो आप अपना एक व्यू पॉइंट उसमें डिस्क्राइब करोगे। साथ ही साथ में जो रिस्पोंडेंट है वो आपको ऑनेस्टी को डिस्क्राइब करेगा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट जो है वो आ जाता है। और एक पर्सन का
पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि जब भी हम क्वालिटेटिव डेटा को यूज कर रहे होते हैं तो 2 या 2 से 4 इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ में हो, क्योंकि जब अलग अलग व्यू पॉइंट हमको मिलेंगे तब हमको एक ओवरऑल व्यू पॉइंट मिलेगा जिसको लेके हम अपने रिसर्च को कंक्लूड करने वाले हैं। आया समझ में? तो इस एक चीज के लिए मतलब ये भी एक इसका जो है ड्रॉबैक होता है, लिमिटेशन होता है कि सब्जेक्टिव डेटा को जब आप करते हो तो आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी करना होता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ योर साइकोलॉजिकल डेटा के साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के। सबसे पहले तो लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट, रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्लियर है? ये भी आ गया यहां तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट्स आंसर। 11 क्वेश्चंस को आंसर कर लिया है, सभी के मीनिंग भी समझ लिए हैं, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या एग्जांपल्स यूज करने हैं, वो भी समझ में आ गया है। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक भी, कोई पॉइंट कुछ भी समझ में नहीं आया, इवन कोई वर्ड भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब आ चुके हैं इस चैप्टर के और इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट आर द एथिकल गाइडलाइंस दैट अ साइकोलॉजिस्ट नीड्स टू फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग अ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करता है तो क्या सारे एथिकल चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से वो एथिक्स हैं, वो कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके उन सारी चीजों को बताएंगे। देखो इसमें भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, इसमें भी आप देखो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफिंग, शेयरिंग द रिजल्ट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स। ये 5 चीजें इसके अंदर, तो आप इसको लिख सकते हो, इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, आपने यहां पर सेंटर में लिखा, क्या एक चीज लिखी आपने, एथिकल इश्यूज या मॉरल प्रिंसिपल्स। क्या लिखा आपने, एथिकल इश्यूज या मॉरल प्रिंसिपल्स लिख लिया, ये एक चीज लिख ली। अब इसको क्या कर दो, अब इसका एक पेंटागन बना देते हैं, है ना। ऐसे किया, ऐसे किया, ये तो हेक्सागन बन गया है ना, ये पेंटागन नहीं बना, ठीक है। फिर से बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ऐसे बना लिया। अब इसके बाद में क्या करो, एरोज निकाल दो, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक रिसर्चर को जब भी आप जो है रिसर्च कर रहे होते हो। एथिकल इश्यूज कौन कौन से होनी चाहिए, कौन कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपको पर्सन की प्राइवेसी का ध्यान में रखना है, तो आपने लिख दिया कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या एक चीज़ है कि आपके पास में जो भी पार्टिसिपेंट्स को आप ले रहे हो उनका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से इस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इस रिसर्च में क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं उसको लेके इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए कि आपके साथ में क्या क्या रिसर्च में होने वाला है, क्या क्या कैसे रिसर्च होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसको देनी है, जो भी आपका पार्टिसिपेंट है उसको। इसके बाद में डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी तरह की डिसेप्शन टेक्निक यूज कर रहे हो अपने रिसर्च के अंदर तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको अपने पार्टिसिपेंट को देनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एक चीज आपको क्या करनी है, शेयरिंग द रिजल्ट्स, शेयरिंग द रिजल्ट्स विथ पार्टिसिपेंट्स आफ्टर रिसर्च। जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपने रिजल्ट को अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर करना है। ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एथिकल इश्यूज, मॉरल प्रिंसिपल्स, जब भी आप रिसर्च करो तो ये चीजें आपको करनी है। क्लियर है, आगे समझ में। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट से अच्छा क्या है, नोट डाउन करना। तो नोट डाउन कर लो फटाक से, जल्दी से, छोटा सा चार्ट है, जल्दी से फटाक से बना लो अपने नोटबुक में, और इस तरीके से जो है हमको इस क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या बताया कि रिसर्चर जो है जब भी वो रिसर्च करता है तो उसको कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि उनमें से कुछ जो हैं उनको हमने एज फॉलोज डिस्कस किया है। सबसे पहले वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कि जो भी आप जिस भी पर्सन के साथ में रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो वो अपनी मर्जी से इसके अंदर आ रहा है, ये एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है। सेकेंडली
क्या क्या सारा कुछ होने वाला है स्टडी के अंदर, क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी चीजें होंगी, उसको लेके आपको सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी होती है, आपको अपने जो भी पार्टिसिपेंट है उसको। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये टेक्निक्स यूज करेंगे, हम ये मेथड को यूज करने वाले हैं, रिसर्च किस तरह से कंडक्ट होगी, रिसर्च का पूरा एक सारी चीजें क्या है, और रिसर्च करते समय हम कौन कौन सी मेथड्स यूज करने वाले हैं। कभी कभी डिसेप्शन भी यूज किया जाता है, या लाइक छल कपट करके जो है आपसे कुछ चीजों को छुपाया जाता है। तो आपको इस तरह से पूरा डिटेल में भले मत बताओ, बट एक आइडिया उनको दे दो कि इस तरीके से हमको रिसर्च जो है कंडक्ट करनी है, अगर डिसेप्शन यूज कर रहे हो तो। नहीं तो आपको डिटेल में हर एक चीज बतानी है। फिर डीब्रीफिंग का मतलब यही है कि अगर आपने डिसेप्शन वगैरह की टेक्निक यूज करी है तो आपको जो है क्या एक चीज करनी है कि एट द एंड ऑफ द रिसर्च, जब आपकी रिसर्च पूरी कंप्लीट हो जाए, तो ये आपके ऊपर ये मॉरल ड्यूटी होती है कि आपका पार्टिसिपेंट जिस कंडीशन में, जिस मेंटल फिजिकल कंडीशन में जो है एंटर किया था एट द टाइम ऑफ स्टडी, उसी कंडीशन में वो स्टडी को लीव करे, रिसर्च को लीव करे। तो ये एक चीज आपको इंश्योर करनी है और आपको उसको सारी चीजों को लेके जो है सारी बातें उसको बतानी है। शेयरिंग द रिजल्ट, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो आपको उसके रिजल्ट जो होंगे वो अपने पार्टिसिपेंट के साथ में शेयर करने हैं, क्योंकि ये एक हर एक पार्टिसिपेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उस तक जो है सारी चीजें पहुंचाओगे। और साथ ही साथ में इसका एक फायदा ये भी होता है कि पहली चीज तो आपने अपनी मॉरल ड्यूटी को कंप्लीट किया, आपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो सबको अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में शेयर करें। और दूसरी चीज, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमसे छूट गई हो, हमारे पार्टिसिपेंट उसको बताने में हमारी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह से भी रिजल्ट को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्सेज। आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जिन भी पर्सन से, जिन भी इंडिविजुअल से, जिस भी ग्रुप से, आपको उसमें पर्सन की प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप उसके डेटा को किसी दूसरे को नहीं दोगे, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप नाम ना लिखो लोगों के, और बल्कि नाम ना लिखने के बजाय आप उनको कोई कोड प्रोवाइड कर दो जिसके थ्रू आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। और जैसे ही आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, आपका ये जो पूरा आइडेंटिटी को लेकर पूरा डेटा था, आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे। ये भी आपकी मॉरल ड्यूटी होती है। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सारी चीजें बता दी, बट जितना डिटेल में हमने लेक्चर के टाइम पे इसको डिस्कस किया था, उतना ही डिटेल में आपको इसको लिखना है। यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको इसमें यूज करने हैं। जितना ज्यादा आप एग्जांपल्स को यूज करके क्वेश्चंस को आंसर करोगे, उतना ज्यादा वो आपके लिए ही अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को यूज करो, ज्यादा से ज्यादा जो है अपने क्वेश्चन के आंसर को इफेक्टिव बनाओ। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एग्जाम्पल्स उसके अंदर होने चाहिए, हाईलाइट उसके अंदर होना चाहिए, चार्ट्स उसके अंदर होनी चाहिए। आप एक बार लिख के देखना ऐसे अपने आंसर को, फिर आप देखना कि आप जो पहले आंसर लिखते थे और अब जो आप आंसर लिख रहे हो उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ये चीजें मैं हमेशा ही जब भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाती हूँ आपको बताती हूँ कि ये पॉइंट्स हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है, आ गया सारा समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जहां पर हमको ये सारी चीजों को डिस्कस करना था कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं और उसको आप कैसे कैसे आंसर करने वाले हो। ठीक है, और हमेशा आंसर के एंड में जो है कंक्लूजन आपको लिखना है कि जो भी सारा कुछ मतलब आपने क्वेश्चन में बताया। अगर देखो जहां भी एक्सप्लेन करने की चीजें आती हैं तो वहां एक इंट्रोडक्शन देना भी जरूरी है और साथ ही साथ में कंक्लूजन लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों देते रहो और मेन पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और जितनी पॉइंट्स मैंने बोले वो सारे ध्यान में रखना। क्लियर है, आ गया सारा कुछ समझ में। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर है और अब कोई डाउट नहीं होगा किन सारी चीजों में, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, इन सारी चीजों के अंदर भी। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वन शॉट रिवीजन, यानी कि चैप्टर को करेंगे हम फुल्ली रिवाइज। यहां तक आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट जो है अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने नोट्स बना के जो है क्वेश्चंस को आंसर करो, तो आपको आंसर्स और अच्छे से क्लियर होंगे। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देते जाऊं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो देखो, सारे लेक्चर्स आपको YouTube पर मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां भी आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारा सब कुछ सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में एक ही जगह पर मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो एक बहुत छोटा सा काम करना है, आपको बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये आप एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल
हैं, तो जो भी क्लास, जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है, बस उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे, स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्लास, जो भी टॉपिक, जो भी स्टडी करना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे टॉपिक वाइज वीडियोस, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। तो जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी तरह का कोई जो है मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। आई होप सो अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।